हेलो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ अकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। तो आज उसी सीरीज में हम नेक्स्ट लेक्चर जो है आज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमें सेक्शन 11 देखना थी। ठीक है, सेक्शन 10 तक हम देख चुके हैं और सेक्शन 11 से आज हमें देखना है। तो आज की क्लास में हम व्हाइट बोर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, मैं आपको आज डायरेक्ट जो है डायरेक्ट से पढ़ा रही हूँ। और जो नेक्स्ट सेक्शन रहेगी सेक्शन 12, वो भी मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट से ही पढ़ाऊंगी। रीजन बहुत छोटा सा है, थोड़ा सा लेंदी सेक्शन है बहुत ज्यादा, तो व्हाइट बोर्ड पे इतना सारा लिख पाना थोड़ा सा कठिनाई हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये दो सेक्शन डायरेक्ट डायरेक्ट से पढ़ा देती हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। यदि आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्ले लिस्ट में जाएं। और प्ले लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है मैंने कवर करवाए हुए हैं, जो एडीपीओ एपीओ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लाइक पॉक्सो एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए अगर आप लोग एपीओ की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट की। तो साथ ही साथ बहुत जल्द हमारे चैनल पर हम लोग जो है बीएनएस बीएससी और बीएनएसएस भी जो है क्लासेस स्टार्ट करेंगे, यानी कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही आप लोगों को डालूंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से, क्योंकि जल्द ही जो है मैं छत्तीसगढ़ जुडिशरी का जैसे ही पेपर हो जाएगा उसके बाद ही मैं अब स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अब बीच में स्टार्ट करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं छत्तीसगढ़ जुडिशरी से रिलेटेड जो लोकल लॉज है उन पे फोकस करने का सोच रही हूँ। तो उनसे रिलेटेड वीडियोस मैं अभी डालूंगी, और बीएनएस बीएससी और बीएनएसएस जो है वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब तो कंटिन्यू जितने भी स्टेट के एग्जाम्स होंगे, चाहे वो जुडिशरी एग्जाम हो या एपीओ एग्जाम हो, सब में जो है आपके तीनों न्यू क्रिमिनल लॉज अब आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, यानी कि सेक्शन 11। मैं आपको अब बैरक की स्क्रीन शेयर करूंगी और आप लोग भी अपना अपना बैरक लेकर साथ में बैठ जाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी सेक्शन को, सेक्शन 11। आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन अच्छे से दिख रही होगी, बैरक अच्छे से दिख रहा होगा। आप लोग भी अपना अपना बैरक साथ में ले लीजिए। सेक्शन 11 बात कर रही है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर की। ठीक है, आदेश का निष्पादन, कि अब कोई आदेश फाइनल जो पारित हो गया है तो उसका निष्पादन कैसे किया जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या उसमें किया जाएगा, वो सारी चीजें आपको इस सेक्शन में पढ़ने को मिलेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हमें देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसमें लिखा है एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, द रेंट कंट्रोलर शेल on application of any party execute in the manner prescribed a final order or any other order passed under this act by adopting any one or more of the following modes namely। ठीक है, तो हम हिंदी इंग्लिश साथ में दोनों चीजें देखते चलेंगे, ठीक, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी पक्षकार के आवेदन पर भाड़ा नियंत्रक द्वारा विहित रीति में अंतिम आदेश अथवा अन्य कोई भी आदेश जो इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किया गया हो, उसका निष्पादन निम्नलिखित कोई एक या एक से अधिक तरीके अपनाते हुए किया जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको क्या याद रखना है कि जो आदेश का एग्जीक्यूशन हो रहा है, एग्जीक्यूशन ऑफ जो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, उसके लिए एप्लीकेशन कौन लगा सकता है, कोई भी पार्टी। ठीक, किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पर एग्जीक्यूशन करवाया जा सकता है। कौन कर रहा है, रेंट कंट्रोलर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कौन कर रहा है, भाड़ा नियंत्रक जो है वो कर रहा है। ठीक, किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पर अब ये जो एग्जीक्यूशन करवाया जा रहा है वो इस तरीके से करवाया जा सकता है। नीचे ये तरीके बताए गए हैं, ये वही तरीके हैं जो हम सीपीसी में पढ़ते हैं। तो आप लोगों का काम इसमें ये रहेगा कि ये जो जितने भी हम तरीके देख रहे हैं, इनमें सीपीसी के कौन कौन से ऑर्डर या कौन सी सेक्शन एप्लीकेबल हो रही है, वो लोग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ में अपने बैरक में यहाँ मेंशन भी कीजिए। ये आप लोगों का होमवर्क है। तो देखिए कैसे कैसे एग्जीक्यूशन हो सकता है, बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द अपोजिट पार्टी। ठीक है, अटैचमेंट और सेल के द्वारा, अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द अपोजिट पार्टी, attachment of any one or more bank accounts of the opposite party and satisfaction of the amount of order to be paid from such account, attachment of salary and allowance of a government servant or employee of a nationalized bank, local authority, corporation, government company, फिर appointing any advocate as commissioner on such remuneration as may be fixed, or deputing any officer of the tribunal or local administration or local body for execution of the order, delivery of possession of the premises टू द एप्लीकेंट। तो सबसे पहले तो क्या बताया गया है इसमें, कैसे कैसे हो सकता है डिग्री का एग्जीक्यूशन, या तो विरोधी पक्षकार की चल या अचल संपत्ति की कुर्की और विक्रय। ठीक है, अटैचमेंट और सेल करवा सकते हैं हम, जो भी अपोजिट पार्टी है हम उसकी जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका अटैचमेंट और सेल के द्वारा एग्जीक्यूशन हो सकता है। ठीक है, फिर गिरफ्तारी और निरोध, जो अपोजिट पार्टी होती है उसको अरेस्ट और डिटेंशन करके भी एग्जीक्यूशन हो सकता है। फिर उसके बाद विरोधी पक्षकार के किसी एक या अधिक बैंक खातों की कुर्की या ऐसे खातों की जमा राशि
से आदेश की राशि का समायोजन करके, यदि किसी का बैंक अकाउंट है तो उसका बैंक अकाउंट का अटैचमेंट भी करवाया जा सकता है, या फिर उस बैंक अकाउंट में जो भी पैसे जमा है उस जमा पैसे में से जितना भी आदेश की राशि है उसको क्या करवा सकते हैं, समायोजित करवा सकते हैं, सेटिस्फेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि बैंक में किसी के 3 लाख रुपए पड़े हैं और जो आदेश की राशि है वो 1 लाख रुपए की है, तो उस 3 लाख में से 1 लाख रुपए का क्या हो जाएगा, आदेश में बैंक के खाते से समायोजित करवाया जा सकता है, मतलब 1 लाख रुपए उसमें से निकाल के दे दिए जाएंगे, समायोजन करवा दिया जाएगा। फिर है, यदि कोई व्यक्ति शासकीय सेवा में, गवर्नमेंट ऑफिस में, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का अधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण, निगम, शासकीय कंपनी का कोई कर्मचारी, तो इनके वेतन और भत्ते जो होते हैं उनकी कुर्की के द्वारा भी अटैचमेंट आदेश का एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं हम। ठीक, उसके बाद है, आदेश के निष्पादन हेतु किसी अधिवक्ता को ऐसे पारिश्रमिक पर आयुक्त के रूप में नियुक्त करना। ये एक नया प्रोविजन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है पढ़ने में आया है हमें, ये कि किसी एडवोकेट को आप कमिश्नर के तौर पे यहाँ पे क्या हो रहा है, अपॉइंट कर रहे हैं, ऐसे रेम्यूनरेशन फिक्स करके, ठीक है, जैसा कि निर्धारित किया जाए, या अधिकरण या स्थानीय प्रशासन या स्थानीय निकाय के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त करना। तो या तो किसी एडवोकेट को प्रतिनियुक्त कर सकते हैं कमिश्नर के तौर पे, या फिर स्थानीय प्रशासन या स्थानीय निकाय के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा भी क्या करवाया जा सकता है, एग्जीक्यूशन करवाया जा सकता है। फिर है, आवेदक को परिसर का कब्जा परिधान करके, जो आवेदक है जिसने एप्लीकेशन लगाया उसको परिधान कर दिया जाएगा, कब्जे का पोजेशन दे दिया जाएगा, है ना, डिलीवरी ऑफ पोजेशन करवा दिया जाएगा। तो उस तरीके से एग्जीक्यूशन हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे जो भी फाइनल ऑर्डर है या कोई भी ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होना है वो इन तरीकों से हो सकता है। और ये सब तरीके कौन से हैं, ये सब वही तरीके हैं जो हमने सीपीसी में देखे हैं। तो सीपीसी में आपने अटैचमेंट और सेल, अरेस्ट एंड डिटेंशन, बैंक अकाउंट को सीज करना, ये सब कहाँ कौन कौन से ऑर्डर कनेक्ट हो रहे हैं, कौन सी सेक्शन है, ये आप लोग जरूर यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब सबसेक्शन 2 आती है। सबसेक्शन 2 बात कर रही है, द कलेक्टर में इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द फाइनल ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर passes under this act require the help from the local authority, local body और द पुलिस। क्या कहा गया है कि अंतिम आदेश के निष्पादन हेतु आदेश में अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किसी अन्य आदेश में स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय या पुलिस की सहायता की अपेक्षा भाड़ा नियंत्रक कर सकेगा। तो यहाँ पर जो कंट्रोलर है, सॉरी मैंने कलेक्टर बोल दिया था इंग्लिश में, जो कंट्रोलर है, जो भाड़ा नियंत्रक है, जब वो किसी भी आदेश का यहाँ पर एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं, और कभी कभी क्या होता है कोई तगड़ी पार्टी सामने आ जाती है, कोई गुंडे टाइप के लोग हैं, कुछ हैं, तो अब कंट्रोलर साहब गए वहां पर एग्जीक्यूशन करवाने, या कोई आदेश पारित किया है उसमें दिक्कत आ रही है, तो फिर ऐसे कंडीशन में किसी भी पुलिस ऑफिसर की हेल्प भी कंट्रोलर ले सकते हैं एग्जीक्यूट कराने के लिए, है ना। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल बॉडी जो है उनकी हेल्प, जो अगर उनको नेसेसरी लगे तो इनकी हेल्प भी एग्जीक्यूशन कराने में लिया जा सकता है। अब ये जो थर्ड क्लॉज है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। इफ द टेनेंट डज नॉट वेकेट द प्रीमाइसेस विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। क्या हुआ है कि यहाँ पर जो मकान मालिक है उसने अपना पोजेशन मांगा और जो टेनेंट है वो क्या है, उसने खाली नहीं किया, तो टेनेंट के खिलाफ इशू किया गया था सर्टिफिकेट पोजेशन रिकवरी करने का, और ये सर्टिफिकेट जो है इशू कर दिया गया। इशू करने की तारीख से 3 मंथ तक टेनेंट अगर वो प्रीमाइसेस खाली नहीं करता है तो फिर वो पनिशमेंट का पेनल्टी देने का उसको लायबल होगा वो। तो अगर वो 3 मंथ के अंतर्गत जो टेनेंट है वो क्या है, 3 मंथ के अंतर्गत कब से, जो ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है रिकवरी ऑफ पोजेशन का, इस डेट से 3 मंथ तक अगर टेनेंट खाली नहीं करता है प्रीमाइसेस, देन ही शैल बी लायबल फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन टू पे मैसने प्रॉफिट। अगेन ये फिर टर्मोलॉजी कहाँ की आ गई, आपकी सीपीसी की आ गई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोग जब देख रहे हैं उसी टाइम पे कमेंट किया कीजिए कि मैसने प्रॉफिट सीपीसी की कौन से सेक्शन में बताया गया है, मैसने प्रॉफिट की डेफिनेशन हम कहाँ पढ़ते हैं, डेफिनेशन बताइए मैसने प्रॉफिट की कहाँ पढ़ते हैं, कौन सी क्लॉज में पढ़ते हैं, है ना, कौन सी सेक्शन में पढ़ते हैं। ठीक, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए, बिना देखे बताइए, भले ही गलत हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको यहाँ कोई नहीं जानता, आप कमेंट करिए तुरंत, और फिर उसके बाद जब आप ये वीडियो देख ले तब आप मैच करिएगा आपने सही बताया या आपने सही नहीं बताया, है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर 3 मंथ के अंतर्गत टेनेंट जो है वो खाली नहीं करता है प्रीमाइसेस, तो जिस डेट को सर्टिफिकेट इशू किया गया था उस डेट से क्या होगा, जिस डेट को सर्टिफिकेट इशू किया गया था उस डेट से उसको देना पड़ेगा 2 times ऑफ रेंट, पे द मैसने प्रॉफिट द रेट ऑफ 2 times द रेंट। ठीक है ना, तो रेंट का 2 गुना देना पड़ेगा इन केस ऑफ रेसिडेंशियल पर्पज। अगर वो रेसिडेंशियल पर्पज के लिए दिया गया था तो 2 times, अब उसके बाद 3 times, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ 3 times द रेंट इन केस ऑफ एकोमोडेशन लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पजेज। ठीक है, अगर कमर्शियल पर्पजेज के लिए दिया गया है तो फिर 3 टाइम ऑफ द रेंट जो है देना पड़ेगा, एंड एट द रेट ऑफ 3 times द रेंट इन केस सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजेशन हैज बीन इशूड। अगर जो रिकवरी ऑफ सर्टिफिकेट इशू किया गया था वो किस चीज के लिए था, इमीडिएट पोजेशन के लिए था, तब भी आपको 3 times देना पड़ेगा, किसका, रेंट का, जो भी आपका रेंट है उसका 3 गुना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोविजन है ये एक टाइप से क्या बता रहा है, ये एक टाइप से आपको पनिशमेंट दे रहा है कि यदि किसी टेनेंट के खिलाफ कोई सर्टिफिकेट इशू किया गया है रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए और वो 3 मंथ के अंदर प्रीमाइसेस को खाली नहीं करता है और वो प्रीमाइसेस रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए है,
तो फिर उसको देना पड़ेगा कितना मैसने प्रॉफिट देना पड़ेगा। यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है, मैसने प्रॉफिट। तो उसको मैसने प्रॉफिट देना पड़ेगा रेंट का दोगुना अगर रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए। कब से देना पड़ेगा ये, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन। तो जिस तारीख को सर्टिफिकेट इशू हुआ उस तारीख से देना पड़ेगा 2 टाइम्स रेंट का। अगर नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए, कमर्शियल पर्पसेस के लिए तो 3 टाइम्स, और इमीडिएट पोजेशन के लिए मांगा गया था तब भी 3 टाइम। एक बार हिंदी में भी जल्दी से लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। देखिए, कब्जे की रिकवरी प्राप्ति हेतु प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि से 3 माह के भीतर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 3 माह के भीतर, 3 माह के भीतर यदि किराएदार परिसर रिक्त नहीं करता है तो वह कब्जे के रिकवरी हेतु प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि से, तो ये आपको याद रखना है कब से यहाँ पर देखिए, प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि से। अंतःकालीन लाभ सीपीसी में कहां बताया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अंतःकालीन लाभ का भुगतान करने के लिए दायी होगा जो आवासीय प्रयोजन हेतु वास्तु सुविधा के मामले में भाड़े की दर का दोगुना होगा। तो आपको ध्यान रखना है, आवासीय प्रयोजन के लिए 2 गुना होगा, व्यावसायिक प्रयोजन के लिए कितना होगा, 3 गुना होगा, और त्वरित प्राप्ति के लिए भी कितना होगा, 3 गुना होगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो रेसिडेंशियल पर्पज रहने के लिए आवासीय प्रयोजन से है तो 2 गुना अंतःकालीन लाभ होगा, व्यावसायिक प्रयोजन से है तो 3 गुना होगा, और त्वरित प्राप्ति के लिए भी था तो अब भी 3 गुना होगा, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, 3 मंथ। अब है सबसेक्शन 4, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा। लेकिन सबसेक्शन 4 पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन आपका जो है ये है आपका कनेक्टेड किससे, ये है आपका कनेक्टेड 3 से। तो आपको याद रखना है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है वो 3 से कनेक्टेड है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है, फिलिंग ऑफ एन अपील और अदर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन और इमीडिएट पोजेशन। अभी हाल हमने इसमें ये बात करी ना कि यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जिस टेनेंट के खिलाफ क्या हुआ है, डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन इशू किया गया है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि अगर ये सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन और इमीडिएट पोजेशन के लिए जो इशू किया गया था, इसके खिलाफ अगर अपील फाइल कर देता है या इसके खिलाफ टेनेंट कोई अदर प्रोसीडिंग फाइल कर देता है, तो क्या उसको ये जो पेनल्टी बताई गई है सबसेक्शन 3 में 3 गुना 4 गुना पैसे प्रॉफिट उसको देना पड़ेगा, तो क्या ये देने से इसको छूट प्राप्त होगी? तो एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। यदि कोई भी टेनेंट जिसके खिलाफ कोई सर्टिफिकेट इशू किया गया है रिकवरी ऑफ पोजेशन का या इमीडिएट पोजेशन का, और उसने उसके खिलाफ कोई अपील या अदर प्रोसीडिंग कोर्ट में फाइल की है, तो इससे उसको मैसने प्रॉफिट पे करने से छूट नहीं मिल जाएगी, उसकी दायित्व से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा है, देखिए, विल नॉट सेव द टेनेंट फ्रॉम हिज लाइबिलिटी टू पे मैसने प्रॉफिट एट द रेट स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 3। तो सबसेक्शन 3 में जो बताया गया है कि इस रेट पे आपको मैसने प्रॉफिट पे करना पड़ेगा, तो उसकी लाइबिलिटी से मुक्ति नहीं मिलती, भले ही आप अपील फाइल कर दें। जब तक आपकी अपील चल रही है, जितने समय तक आपकी अदर प्रोसीडिंग चल रही है, उतने समय तक के लिए तो आपको मैसने प्रॉफिट देना ही पड़ेगा। कब से? इशू डेट से, सर्टिफिकेट की डेट इशू से जब तक आपकी अपील चल रही तब तक का मैसने प्रॉफिट तो आपको देना ही पड़ेगा, अनलेस स्पेसिफिकली ऑर्डर्ड अदरवाइज बाय द अपीलिएट रेंट कंट्रोल और द कोर्ट। अगर जो अपीलिएट रेंट कंट्रोलर है या जो कोर्ट जिसमें आपने अदर प्रोसीडिंग फाइल की है या अपील फाइल की है, अगर वो अथॉरिटी आपको कोई स्पेशल ऑर्डर दे दे कि आपके खिलाफ, आपके फेवर में कोई स्पेशल ऑर्डर पास कर दे कि चलिए ठीक है आपको नहीं देना है, तब फिर आप छूट प्राप्त है। लेकिन जब तक ये स्पेशल ऑर्डर अगर आपके लिए नहीं पारित करता है अपीलिएट रेंट कंट्रोलर या कोर्ट, तो फिर आप अपनी लाइबिलिटी से मुक्त नहीं होते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया आपका, ठीक है, कि अगर आपको कोई ऑर्डर स्पेसिफिकली पास नहीं किया जाता है आपके फेवर में अपीलिएट रेंट कंट्रोलर के द्वारा या कोर्ट के द्वारा, तब आपको मैसने प्रॉफिट की लाइबिलिटी से मुक्ति नहीं मिलेगी, मैसने प्रॉफिट आपको देना ही पड़ेगा। अब क्या है, बिफोर विच सच एन ऑर्डर इज अंडर चैलेंज एंड इफ द कोर्ट ऑफ इशू ऑफ रिकवरी सर्टिफिकेट इज फाइनली मेंटेन्ड, the tenant shall be liable to pay मैसने profit at the rate specified under subsection 3 from the date on which the recovery certificate was initially issued। अब यहाँ पर कहा गया है कि अपील में अगर जो आपने अपील की थी इसके अगेंस्ट, अगर अपील में आपका जो अपीलिएट अथॉरिटी उसने फाइनली मेंटेन कर दिया उसी को, मतलब जो रिकवरी फॉर जो आपका सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन था जिसके खिलाफ आपने अपील की थी, लेकिन अपील में भी आपके फेवर में नहीं हुआ केस, क्या हो गया, वही डिसीजन फाइनली मेंटेन रह गया कि आपको देना ही पड़ेगा मैसने प्रॉफिट, तब फिर उस कंडीशन पे क्या होगा, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर बिफोर विच सच ऑर्डर इज अंडर चैलेंज एंड इफ द ऑर्डर ऑफ इशू ऑफ रिकवरी ऑफ सर्टिफिकेट इज फाइनली मेंटेन्ड, वही ऑर्डर वापस फाइनली मेंटेन्ड रहा कि आपको ही जो है पोजेशन छोड़ना पड़ेगा, आपके खिलाफ इशू किया गया है, तब फिर ऐसी कंडीशन में टेनेंट को क्या करना पड़ेगा, मैसने प्रॉफिट देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, उसी रेट से जो सबसेक्शन 3 में बताया गया है। कब तक देना पड़ेगा, अब आप भाई साहब, अब आपको और लंबे समय तक देना पड़ेगा। अभी आपके खिलाफ जो है ऑर्डर इशू हुआ था, सर्टिफिकेट इशू हुआ था, उस तारीख से आपने अपील भी फाइल कर दी, अब जब तक आपकी अपील चली होगी, जब आपकी अपील का फाइनल ये डिसीजन आ गया होगा, तब तक देना पड़ेगा, अब आपको तब उतने समय तक का देना पड़ेगा, ठीक है। एक बार जल्दी से हिंदी में एक भी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। कब्जे या कब्जे की तुरंत प्राप्ति हेतु प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश के विरुद्ध
अपील या अन्य कार्यवाही दर्ज कर देने से ही किराएदार को उपधारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट दर से अंतकालीन लाभ भुगतान करने की अपने दायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जब तक कि अपील भाड़ा नियंत्रक अथवा न्यायालय द्वारा जिसके समक्ष उस आदेश को चुनौती दी गई है, अगर विशेष रूप से अन्यथा आदेश नहीं दिया गया हो तो, मतलब अगर आपको कोई विशेष आदेश दे दिया गया है कि चलिए आप मत दीजिए मैच में प्रॉफिट, आपके फेवर में कोई विशेष आदेश आ गया है, तभी आपको छूट प्राप्त है, अन्यथा आपको छूट प्राप्त नहीं है, तो आपको देना ही है। फिर बाद में, और यदि रिकवरी प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश को अंततः यथावत रखा जाता है, मतलब आपने जिसके खिलाफ अपील फाइल की थी वो क्या हो गया, यथावत रहा आपका डिसीजन, अपील में आपके फेवर में नहीं आया, जैसा आपके अगेंस्ट में था वो यथावत रहा, तब क्या होगा, उस तिथि पर रिकवरी प्रमाण पत्र मूलतः जारी किया गया था, उस तिथि से उपधारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट दरों पर अंतकालीन लाभ का भुगतान करने के लिए दायी होगा। तब फिर क्या होगा, अंतकालीन लाभ, रिकवरी जो है अंतकालीन लाभ आपको उसी दर से देना होगा। ठीक, तो अपील में भी आपको क्या है, रिलीफ नहीं मिला, उल्टा आपको ज्यादा ही देना पड़ गया एक टाइप से। तो ये अब हम देख लेते हैं इसकी सबसेक्शन 4, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हमने क्यों देख लिया, 3 से कनेक्टेड था ये एक्सप्लेनेशन। अब सबसेक्शन 4 देखिए, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन ज्यादा बन सकता है, सबसेक्शन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने की जो है संभावना है। द रेंट कंट्रोलर शैल कंडक्ट द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू अ फाइनल ऑर्डर और एनी other order passed under this act in summary manner and dispose of the application for execution made under this section within 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द अपोजिट पार्टी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि भाड़ा नियंत्रक अंतिम आदेश या इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किसी भी अन्य आदेश के संबंध में कार्यवाही का निष्पादन संक्षिप्त तरीके से करेगा। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है वो कैसे होंगी, समरी मैनर में होंगी, संक्षिप्त तरीके से होगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत जब रेंट कंट्रोलर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को कंडक्ट करता है या किसी अदर फाइनल ऑर्डर को या किसी अदर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है तो वो कैसा होगा, तो समरी मैनर में होगा। ठीक है, संचालित करेगा तथा इस धारा के अधीन किए गए निष्पादन के लिए प्रस्तुत आवेदन का निराकरण। अब जो ये एग्जीक्यूशन का जो आवेदन लगाया है, निष्पादन का जो आवेदन लगाया है, उसका निराकरण डिस्पोज कितने समय में होना है, विरोधी पक्षकार को सूचना की तामील होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर होगा। तो जैसे ही आपने आवेदन लगाया एग्जीक्यूशन करने के लिए, तो इस आवेदन का विरोधी पक्षकार को सूचना दी जाएगी। तो जिस तारीख को विरोधी पक्षकार को सूचना की तामील हो जाएगी, है ना, जो विरोधी अपोजिट पार्टी है उसको सर्विस हो जाएगी नोटिस की कि आवेदन लगा है निष्पादन का, उस तारीख से 45 डेज के अंतर्गत इस एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन जो है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है सबसेक्शन 4। समरी मैनर में जो है रेंट कंट्रोलर जो है वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को समरी मैनर में कंडक्ट करेगा और जो एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन बनाई गई है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा विद इन 45 डेज में। कब से, अपोजिट पार्टी को सर्विस ऑफ नोटिस की डेट से, जिस तारीख को अपोजिट पार्टी को नोटिस सर्व हो जाएगा उस तारीख से 45 डेज के अंदर एग्जीक्यूशन की जो एप्लीकेशन है उसको डिस्पोज ऑफ करना है। तो सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखना है। तो ये होती है हमारी सेक्शन 11। आई होप आप थोड़ा समझ पाए होंगे कि आज मैंने क्यों व्हाइट बोर्ड का यूज नहीं किया, थोड़ा सा लेंथी सेक्शन थी और इतना सारा लिख पाना थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो बेयरएक्ट से ही आज हम रीड कर लेते हैं। अब जो हमारी सेक्शन नेक्स्ट है इसको भी हम बेयरएक्ट से ही थोड़ा सा रीड करेंगे क्योंकि ये भी बहुत लेंथी है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर जो इसमें एमसीक्यू है इस सेक्शन से रिलेटेड, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की जो है आपको लिंक दे दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और ये जो एमसीक्यूज हैं इनको भी आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।